गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, रिन्यूएबिलिटी या नवीनीकरण के आधार पर, या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण के आधार पर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन या फिर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम नेचुरल सोर्सेज को दो क्लासेस में, कैटेगरीज में बांटते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जिसमें लाइफ होती है, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है। बायोटिक या फिर जैविक संसाधन, ये जो सोर्सेज हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, या फिर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम शामिल करते हैं। इसमें हम प्लांट्स, सेरेल्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबको शामिल करते हैं। जो हमारे अनाज, दालें, जो फसलें, जो फल, सब्जियां, सबको शामिल करते हैं। एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बीइंग है, इनको भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ज़्यादातर जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनमें रीप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, मतलब ये रिप्रोडक्शन मतलब अपने में से ही और रिसोर्सेज या फिर अपने ही जैसे और स्पीसीज बनाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता, उसको हम प्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन, आप ऑलरेडी साइंस में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। यस, अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब अजैविक संसाधन, ये संसाधन जिनमें जो फिजिकल होते हैं, भौतिक होते हैं, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या फिर अजैविक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें हवा, पानी, ज़मीन और खनिजों को शामिल करते हैं। कुछ जो रिसोर्सेज हैं कैन बी एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो सकते हैं अगर उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो नेचर में सीमित मात्रा में पर्याप्त हैं। देयर टोटल रिजर्व कैन नॉट बी इंक्रीज बाय ह्यूमन एफर्ट्स। उनका जो रिजर्व्स हैं, उनकी जो मात्रा है, वो इंसानों के द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, और उद्योगों के विकास के लिए ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़रूरी हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, एक्चुअल, वास्तविक और विकसित रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं जिसकी कुल मात्रा या फिर उसकी गुणवत्ता हमें पता है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम वगैरह, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ जो फैक्टर्स हैं दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नीड ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक यूजफुलनेस। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हम, और भी ऐसे संसाधन हैं जो हम लोगों की तकनीकों की और आर्थिक अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो whose total available quantity is not known at present, जिसकी कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, these resources are around us but are not fully used. They can be used in future. For example, Africa has a number of waterfalls which may be used in future to generate hydroelectricity, but at present they have not been fully utilized. Therefore these waterfalls are a potential resource for Africa. Potential resource need detailed surveys to estimate their quantity and quality. अब देखो, ये जो resources हैं ये हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अफ्रीका में तो बहुत सारे वाटरफॉल हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उनका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, एट प्रेजेंट उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो वाटरफॉल्स हैं अफ्रीका के पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनका हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी पूरी मात्रा और क्षमता जानने की, गुणवत्ता जानने के लिए, क्वालिटी जानने के लिए हमें सर्वे करवाने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम हमारे पास फ्यूचर में यूज़ करने के लिए कितने रिसोर्सेज हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, एक है रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, या फिर नवीकरणीय, या फिर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनमें हम शामिल करेंगे
उन रिसोर्सेज का जिनमें कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस, रीजनरेट और रिन्यू होने की, ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेस विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो फिर से पैदा हो सकते हैं या फिर अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं थोड़े से समय में, जैसे हवा, पानी, सोलर एनर्जी, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है, ये इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनमें से कुछ, अब देखो जो सनलाइट, वाटर और विंड, ये क्या है, अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो में एक सेक्शन है बेटा, देखो आइसलैंड, इसको हम पढ़ेंगे। आइसलैंड और नॉर्वे जो दो ऐसे देश हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा नॉन रिन्यूएबल या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो फिक्स्ड अमाउंट में, निश्चित मात्रा में ही है, ठीक है। दे डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल लाइक आयरन एंड कॉपर। अब ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस से बहुत जल्दी नहीं बनते, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर, इनको with the help of technology we can recycle some of the minerals but fossil fuels cannot be recycled yet। अब देखो हम तकनीकों की मदद से कुछ को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे धातु हो गई, लेकिन इन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, जैसे कोयला है या फिर पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन इनको हम कहते हैं, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण के आधार पर वर्गीकरण। पहला है हमारा यूबिक्यूटस या फिर ओमनी प्रेजेंट रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली, सेकंड देख लो बेटा पहले, लोकलाइज रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं पूरे अर्थ पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर उनके 2 टाइप्स हैं, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं, सब जगह मिलते हैं, जैसे हवा है, सनलाइट है, विंड है, हवा, पानी भी मिल जाता है, लेकिन पानी हम नहीं कह सकते उतना, क्योंकि डेजर्ट में तो नहीं मिलेगा ना। लोकलाइज्ड जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ जगहों पर मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर या फिर मिनरल्स की बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, मिट्टी, जलवायु और समुद्र तल से ऊंचाई, ये उत्तरदायी होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के वितरण में, ठीक है। जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, वहाँ पर मिनरल नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, हम वहाँ से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वहाँ लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। जहाँ पर रोकी हमारा सरफेस होगा लैंड का, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर खनिज ज़्यादा मिलेंगे। तो मीन्स वो एक लैंड टाइप पे, मतलब हर एक जगह की जो कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाएंगे। और देयर इज़ एन अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ऑल ओवर द अर्थ। और इसलिए पूरी अर्थ पर संसाधन असमान मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जैसे सॉइल, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये भी पढ़ लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बता रहा है, मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, ये जो रिसोर्सेज हैं ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। किसके इस्तेमाल से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए इंसान बनाते हैं, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक ढांचा, जिसमें हम फैक्ट्रीज़ को, रोड्स को, डैम्स को, ब्रिजेस को शामिल करते हैं, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी भी तो मानव ने बनाई, तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। आज आप इतना ही पढ़ें, ज़्यादा नहीं बचा है, कल उसको कंप्लीट करेंगे और अपने डाउट सेक्शन में क्लियर करें बेटा, और ज़रूर पढ़ें। देखो ये टाइम ऐसा है, अगर आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे ना तो आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगी। तो कीप स्टडिंग एंड हैव ए नाइस डे।